फिजिक्स के प्रयोगों की श्रृंखला में आज हम लाए विभवमापी का प्रयोग करके दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए जो आवश्यक उपकरण है तो देखिए पोटेंशियोमीटर, विभवमापी का प्रयोग हम करेंगे, लेक्लांसे सेल एंड डेनियल सेल। तो आप कहेंगे सर ये क्यों? तो यहाँ प्राथमिक सेल जिनके हम विद्युत वाहक बलों की तुलना करके आपको बताएंगे उनके रूप में, अर्थात प्राथमिक सेलों के रूप में डेनियल सेल और लेक्लांसे सेल का हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टेट की आवश्यकता होगी, 1 वे की द्विमार्गी कुंजी और एक बैटरी का जो मानक सेल के रूप में काम में आती है उसको बताएंगे। देखिए फिजिक्स के प्रयोगों को केवल पढ़ना हिंदी की तरह, इससे फिजिक्स समझ में नहीं आती। आपको प्रत्येक उपकरण के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। मैं पूछूं आपसे कि डेनियल सेल क्या होता है, लेक्लांसे सेल क्या होता है, इनको कैसे बनाते, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसी तरह मैं पूछूं विभवमापी कैसी होती है, इसमें कैसा तार लगा होता है, कितने मीटर लंबा लगा होता है, कहाँ लगा होता है, इसमें कौन से को धन बिंदु के रूप में मानते हैं, कौन से को ऋण बिंदु के रूप में मानते हैं, नहीं बता पाएंगे ना। ये सब बात पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो आप अब देख लीजिए एक एक करके। तो पहले मैं आपको विभवमापी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि प्रयोग तो आप तब करोगे ना जब जिन उपकरणों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में विस्तार से आपको पता होना चाहिए, नॉलेज बोलनी चाहिए आपकी। ठीक है, केवल प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड में लिखना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए पहले मैं आपको विभवमापी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, फिर आपको लेक्लांसे सेल कैसा होता है, कैसे इसको बनाते हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में काम में करते हैं, कौन धनाग्र का कार्य करता है, कौन ऋणाग्र का कार्य करता है, पूरी डिटेल में सेल बना के बताऊंगा आपको मैं। इसी तरह लेक्लांसे सेल के बाद डेनियल सेल बताऊंगा मैं आपको, फिर धारा नियंत्रक के बारे में, द्विमार्गी कुंजी, पूरा जो कुछ इस वीडियो में होना चाहिए कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। तो आप देखिए अब उपकरणों को विस्तार से। हम आपको इस प्रयोग में प्रयुक्त उपकरणों के बारे में बता देते हैं। तो इसमें जो मुख्य उपकरण है वो है विभवमापी, जिसके बारे में आपको पता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें एक लकड़ी के बॉक्स पर 1 मीटर स्केल के सहारे, जैसा आप देख रहे हैं, 10 मीटर लंबा तार स्क्रू की सहायता से लगा हुआ होता है। यह तार सामान्यतः यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जबकि जो इसका ताप प्रतिरोधक गुणांक है वो बहुत कम होता है। इसका तात्पर्य कि जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और हम जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार गर्म होता है और तार गर्म करने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो अगर इसका ताप प्रतिरोध गुणांक कम है तो इसका प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा और हमें जो रीडिंग है वो अच्छी प्राप्त होंगी। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि एक बिंदु को प्रारंभिक बिंदु और दूसरे को अंतिम बिंदु लेना पड़ता है। दूसरी चीज और ध्यान रखनी है कि रीडिंग लेते समय जब सम संख्या वाला तार आएगा तो नीचे वाला स्केल काम में आएगा, और जब विषम संख्या वाला तार आएगा तब ऊपर वाला स्केल हम काम में लेते हैं। क्योंकि जैसे पहला तार है तो रीडिंग हमारी यहाँ से शुरू होंगी इस तरह से, और जैसे ही 1 मीटर लंबा तार का 100 सेंटीमीटर पूरे हो जाएंगे तब यहाँ से दूसरे, और तब हमें नीचे वाला स्केल काम में लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस जगह पे हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला स्केल दिखा रहा है 24, तो 100 सेंटीमीटर पहले ही हो चुके हैं, 24 ये, तो 124 सेंटीमीटर ये रीडिंग मानी जाएगी। और इसके लिए ध्यान रखें जैसे 2 नंबर का तार है, इसलिए 2 में से 1 घटा दिया तो रह गया 1, और 1 में 100 का गुणा कीजिए 100, और नीचे वाले स्केल की जो रीडिंग आ रही है उसको जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं जैसे ये थर्ड तार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर यहाँ कोई रीडिंग आ रही है तो क्योंकि विषम संख्या वाला तार है तो हमें स्केल काम में लेना पड़ेगा ऊपर वाला। ऊपर वाले की सीध में देखिए 70 आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब रीडिंग टोटल कितनी होगी? तीसरे नंबर का तार है, 3 में से 1 घटाइए 2 में 100 का गुणा कीजिए 200, और स्केल ऊपर वाला कितना दिखा रहा है? 70, तो रीडिंग होगी 270 सेंटीमीटर। अब हम आपको लेक्लांसे सेल के बारे में बता देते हैं। लेक्लांसे सेल का जो बाह्य पात्र आप देख रहे हैं ये प्राय प्लास्टिक या कांच का बना हुआ होता है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ होता है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें लगभग 200 ml पानी डालते हैं
पानी डालने के पश्चात जैसा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में आपको अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ एक मेरे पास डिब्बा है, इसमें अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है। इसमें से लगभग 50 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लिया है और इसको मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं। तो ये अमोनियम क्लोराइड का तनु जो विलयन है ये विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें कार्य करेगा। और मेरे हाथ में इसको ढंग से अच्छी तरह से मिला देते हैं और मेरे हाथ में जो आपको छड़ दिखाई दे रही है वो जिंक छड़ है। यह इस सेल में ऋण आकर का कार्य करती है। इसके अलावा मेरे हाथ में जो थिकर रॉड आपको जो दिखाई दे रही है वो एक पोरस पॉट है, अर्थात एक सरंध्र में पात्र है। इसके अंदर कार्बन का चूर्ण और मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा हुआ होता है और इसके मध्य में एक कार्बन की छड़ लगी हुई है। यह कार्बन की छड़ धनाकर का कार्य करती है और इसके अंदर जो कार्बन का चूर्ण और मैंगनीज डाइऑक्साइड का जो चूर्ण है वो इसके आंतरिक प्रतिरोध को कम करता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो एक निर्ध्रुवक के रूप में या डीपोलराइजर के रूप में कार्य करती है। इस लैग्रांज सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.4 वोल्ट से 1.45 वोल्ट के मध्य होता है। यह डेनियल सेल है, जैसा आप देख रहे हैं। इसका जो बाह्य पात्र होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है और यह धनाग्र का कार्य करता है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का तनु विलयन भरा हुआ होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें लगभग 150 से 200 ml पानी डालिए, जैसा मैंने डाल दिया है इसमें, और लगभग 30 से 40 ग्राम जो जैसा आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है और इसको मैं पानी में मिला रहा हूं जो इस पात्र में भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको हिला के इसका विलयन तैयार हो गया है। अब मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं यह एक सरंध्रमय पात्र है, अर्थात पोरस पॉट है। इसके अंदर तनु H2SO4 का तनु विलयन भरा हुआ होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालिए इसमें, जैसे मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको इस कॉपर के पात्र में डालिए और ऊपर से 5-6 बूंद तनु H2SO4 की इसमें डाल दीजिए। तनु H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कॉपर सल्फेट का क्या कार्य है, तो कॉपर सल्फेट या डीपोलराइजर या निर्ध्रुवक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें मैंने तनु H2SO4 मिला दिया है और एक जस्ती की छड़ जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रही है ये इसमें ऋणाग्र का कार्य करती है। तो ध्यान रखें, जस्ती की छड़ इसमें ऋणाग्र का कार्य करेगी, जो पोरस पॉट के अंदर जो तनु विलयन भरा हुआ है H2SO4 का उसमें डूबी हुई होती है, जबकि तांबे का जो पात्र है वो स्वयं धनाग्र का कार्य करता है। इस डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.08 से 1.1 वोल्ट के मध्य होता है। मानक परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम प्राय शुष्क सेल या शीशा संचायक सेल या एलिमिनेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो हम सेल प्रयोग कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि इसका जो विद्युत वाहक बल है अर्थात मानक परपथ में प्रयुक्त सेलों का या एलिमिनेटर का या तुम्हें जो शीशा संचायक सेल प्रयोग कर रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल लैग्रांज सेल या डेनियल सेल की विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। तो हम यहाँ इस प्रयोग में 1.5 वोल्ट के 2 शुष्क सेलों का प्रयोग कर रहे हैं। इनका विद्युत वाहक बल हम जानते हैं 3 वोल्ट होगा, जो कि लैग्रांज सेल और डेनियल सेल के विद्युत वाहक बलों से अधिक होगा। परपथ में
धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए एक धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। यह एक कुचालक बेलन जो प्राय पोर्सिलिन या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, उस पर मैग्नीज या पोर्सिलिन के जो तार हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हुए लिपटे हुए होते हैं। आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये दो टर्मिनल है, इनके मध्य जिसको हम ए और बी कह सकते हैं, इन दोनों के मध्य ये जो तार है वो जुड़ा हुआ होता है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो है चालक का वो उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है। इसका हम पीछे प्रयोग करेंगे। एक चीज और हम साथ में आपको बता दें कि इसके ऊपर जो आपको एक रॉड दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक स्लाइडिंग अर्थात खिसकने वाली चौकी लगी हुई होती है। इस चौकी का जैसे आप देख रहे हैं, चौकी का जो निचला सिरा है उसका संपर्क इस मैग्नीज या पोर्सिलिन के वायर से होता है। जैसे अगर वो स्लाइडिंग की इस जगह पर है तो अब हमारा जो तार है इतना प्रयुक्त होगा, अर्थात इस बिंदु से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। और अगर हम स्लाइडिंग चौकी को आगे खिसकाते जाएंगे तो उससे इसके साथ संपर्क में आने वाले तार की लंबाई बढ़ती जाएगी, अर्थात इस तार का जो परपथ में प्रतिरोध है वो बढ़ता जाएगा और धारा का मान कम होता जाएगा। ध्यान रखें, स्लाइडिंग चौकी को दूर ले जाने पर, इस लोअर टर्मिनल से दूर ले जाने पर धारा का मान घटेगा, जबकि इसकी ओर लाने पर चूंकि प्रतिरोध तार की लंबाई घटती जा रही है, इसके साथ संपर्क में आने वाले तार के प्रतिरोध की जो लंबाई है वो घटती जा रही है, इससे धारा का मान परपथ में बढ़ेगा। ध्यान रखें, हमेशा परपथ में इसको लोअर टर्मिनल और हाई टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। एक तार को यहाँ लगाएंगे और दूसरे तार को यहाँ लगाएंगे। परपथ में धारा को संसूचित करने के लिए अर्थात डिटेक्ट करने के लिए तथा धारा की दिशा का ज्ञान करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अर्थात धारामापी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। चलिए अब हम इसके परपथ चित्र सर्किट डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो अभी आपने जैसे देखा पोटेंशियोमीटर अर्थात विभवमापी क्या होती है, एक लकड़ी के स्टैंड पर या 10 मीटर लंबा तार लगा होता है। तो देखिए 10 मीटर लंबा तार चित्र में बनाना कोई बुद्धिमानी पूर्वक काम नहीं होगा। जैसा आपने देखा होगा, एक प्रारंभिक बिंदु को मैं ए ले लेता हूँ और उसका जो 10 मीटर इस तरह से आपने देखा होगा घेरे लगाकर, और अंतिम बिंदु को क्या मान लेता हूँ मैं, बी मान लेता हूं। तो ये मैं विभवमापी देखिए मान लेता हूं ए और बी, ठीक है। आप कहेंगे सर उसमें तो इस तरह से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से 10 घेरा और 10वां यहां होता है, तो ए और बी एक्चुअल में एक ही साइड में होते हैं, ठीक है। मानता हूं मैं एक साइड में होते हैं, पर चित्र की मतलब सरलता के लिए ऐसा मान लेता हूं ये विभवमापी का प्रारंभिक बिंदु है और 10 मीटर बी बिंदु पर हो रहे हैं, ठीक है। तो ए भी क्या है, 10 मीटर लंबा विभवमापी का तार है। आपके समझ में आ गया ना। अब देखिए सबसे पहले मानक परपथ बनाया जाता है। मानक परपथ क्या होता है, धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहिए और बिल्कुल समझ में आ जाएगा मानक परपथ क्या है। तो सबसे पहले हम जो मानक सेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी 3 वोल्ट की 1.5 वोल्ट के 2 सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए धन टर्मिनल को प्रारंभिक बिंदु से जोड़ते हैं, ठीक है। तो बैटरी जो है, अब मैं देखिए तार जोड़ दिया है ए सिरे से और ये बैटरी के धन सिरे से जोड़ेगा, ठीक है। ये 3 वोल्ट की जो बैटरी है उसका धन सिरा ए बिंदु से जोड़ दिया और जो ऋणात्मक सिरा है उसको एक धारा नियंत्रक से जोड़ेंगे इस तरह से भाई। ये धारा नियंत्रक का लोअर टर्मिनल, ये अपर टर्मिनल से, और एक कुंजी इस तरह से हम लगाते हैं, यहाँ कुंजी लगा देंगे भाई के, और इसको बी बिंदु से, चलो बी बिंदु को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ बी बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपने देख लिया भाई कि बैटरी को कहाँ जोड़ा जाता है भाई, कैसे जोड़ा जाता है। ये मानक परपथ है। मैं अभी बताऊंगा मानक परपथ बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती है। ये धारा नियंत्रक हुआ भाई हमारा RH, ये बैटरी हुई और इस तरह से ये धारा आ रही है। अब जिन 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने उसको कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए पहला जो सेल है
ठीक है भाई। मान लेते हैं वो लेकलान से सेल है, उसका धन सिरा और ये ऋण सिरा। तो धन सिरे को तो ध्यान रखें, जितने भी सेल प्रयुक्त हो रहे हैं वो सब विभव मापी के ए सिरे से जोड़े जाएंगे। अब इसका जो दूसरा सिरा है ऋणात्मक, किसका? लेकलान से सेल का। और लेकलान से सेल का जो विद्युत वाहक बल है मैं E1 मान लेता हूं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 2B के द्वैमार्गी कुंजी, ठीक है। अब द्वैमार्गी कुंजी कैसे होती है अभी बता रहा हूं मैं। और इसी तरह भाई एक दूसरा जो सेल है डैनियल सेल, उसका जो धन सिरा है वो उसी तरह विभव मापी के ए सिरे से। तो अब देखा आपने बैटरी का धन सिरा, लेकलान से सेल का धन सिरा और डैनियल सेल का धन सिरा, ये तीनों धन सिरे कहां आकर जुड़े हैं? ए सिरे से। चलो मैं ए को इस तरह से लिख देता हूं, यहां ए सिरे से जोड़ दिए गए। ये सब इसी तरह से धारा जाएगी, धारा की दिशा भी आपको दिखानी है, ठीक है भाई। और इस तरह से जाएगी और ये भी धारा इस तरह से आ रही है। अब देखिए इस तरह से जो ये दो सिरे जुड़े हुए हैं, ये क्या है? एक द्वैमार्गी कुंजी है। इसमें 3 मतलब सिरे होते हैं और जिनमें पेच लगे होते हैं। तो एक पेच से तो लेकलान से सेल का ऋणाग्र जोड़ दिया जो जस्ते की छड़ होती है, उसका तार एक सिरे से जोड़ दिया, और तीसरे सिरे से जोड़ दिया जो लेकलान से सेल का जो ऋणाग्र है वो भी बस जस्ते की छड़ है, उसको जोड़ दिया। और बीच वाला जो सिरा है उससे एक तार निकाला हमने और उससे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। और गैल्वेनोमीटर का जो अगला सिरा है उसमें एक जौकी लगी होती है जो शून्य विक्षेप ज्ञात करने के लिए की जाती है। अब मैं पूरी विधि आपको बताता हूं। देखिए ये 2B कुंजी कैसे होती है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं पहले सुनिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंजी K1 को लगाएंगे। ये कुंजी K मान लें। इस कुंजी में जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो देखिए जो 3 वोल्ट की जो बैटरी है इसका पूरा विभव कहां फैल जाएगा? विभव मापी के तार पर, ठीक है। और उसकी जो विभव प्रवणता है वो हम निकाल सकते हैं, x विभव प्रवणता मान लें। तो वो क्या हो जाएगा भाई? V/L। आपको समझ में आया कि नहीं आया? माना V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और L लंबाई क्या है? विभव मापी के तार की टोटल लंबाई है। तो विभव प्रवणता अर्थात इकाई लंबाई का विभव क्या आ जाएगा? V/L। जैसे यहां 3 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, 10 मीटर लंबाई तार है तो 3/10, ठीक है। तो 0.3 वोल्ट प्रति मीटर क्या आ जाएगी? विभव प्रवणता आ जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, अब ये विभव प्रवणता इस तार पर फैली हुई है। अब जैसे ही मैं पहले गैप में डॉट लगाऊंगा, मतलब प्लग लगाऊंगा, तो इस सिरे का कनेक्शन इससे हो जाएगा। सोचिए, तो इसका मतलब अब लेकलान से सेल परपथ में काम करने लग जाएगा और इस लेकलान से सेल के कारण इस धारा मापी में विक्षेप आएगा अगर मैं इस तार से इसको स्पर्श कराऊंगा तो। लेकिन चूंकि पहले से ही इस तार पर विभव मौजूद है मानक सेल वाला, तो वो पहले वाला इस लेकलान से सेल के विभव का क्या करेगा? विरोध करेगा, अपोज करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस जो जौकी वाला जो सिरा है इसको इस तार से 1 2 3 ऐसे 10 मीटर लंबे तार पर जगह जगह स्पर्श करा के देखूंगा और ऐसी स्थिति लाने का प्रयास करूंगा जिससे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आ जाए, अर्थात गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप ना दिखाए। तो ये क्या होगी? गैल्वेनोमीटर की या धारा मापी की संतुलित अवस्था होगी, जो किसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं? लेकलान से सेल के लिए। अर्थात उस स्थिति में लेकलान से सेल का जो विभव है वो किसके बराबर होगा भाई? XL1। देखो मैं मान लेता हूं, अगर ये L1 लंबाई पर क्या आ जाए? शून्य विक्षेप आए, ए सिरे से नापे हम और माना L1 लंबाई पर आ जाए, तो देखिए भाई यदि लेकलान से सेल का विद्युत वाहक बल E1 है तथा इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ संतुलन लंबाई, जहां शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसके लिए संतुलन लंबाई L1 है, तब
E1 का मान किसके बराबर होगा, XL1, समीकरण 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप देखिए फिर दोबारा से सुनिए। जैसे ही हम कुंजी K लगाते हैं, इस बैटरी का पूरा विभव विभवमापी के तार पर फैल जाता है समान रूप से, क्योंकि विभवमापी का तार एक समान, अर्थात उसका पूरे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। और वो कितना होगा भाई, इकाई लंबाई का जो विभव होगा V/L से निकाल सकते हैं, तो ये X आ गया भाई। अब जैसे ही हम इस गैप में प्लग लगाते हैं तो लेक्लांसी सेल भी परपथ में काम करने लग जाएगा, और जैसे ही इस जॉकी को इस विभवमापी के तार पर हम कहीं भी स्पर्श कराएंगे, इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। क्यों? क्योंकि लेक्लांसी सेल भी धारा दे रहा है, लेकिन ये धारा और पहले वाली धारा एक दूसरे का क्या करेंगी, विरोध करेंगी, अपोज करेंगी। अब विरोध तो कहीं ना कहीं सम होना ही है। जैसे मैं ताकत लगाऊं और इधर से ये भी ताकत लगाए, कहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब दोनों की ताकत बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, जगह जगह विभवमापी के तार पर इस जॉकी को स्पर्श करा के देखेंगे और उस स्थिति को ज्ञात करेंगे जहां धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाए। धारामापी में विक्षेप का शून्य आना किस बात का प्रतीक है कि अब धारामापी परपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं कर रही है, अर्थात इसका विभव और इसका विभव कैसे हैं, बराबर है। अब कितनी लंबाई पर, अगर मैंने मान लिया L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, तो E1 किसके बराबर होगा, XL1। इसी तरह भाई अब इस गैप से उस प्लग को निकालेंगे, और अब मैं दूसरा जो गैप है यहां जैसे ही मैं इसमें प्लग लगाऊंगा तो ये दोनों तार ये और ये संपर्क में आ जाएंगे, अर्थात अब लेक्लांसी सेल परपथ में काम नहीं करेगा, अब डैनियल सेल काम करेगा। ठीक है, और इसके कारण वही जगह जगह मैं स्पर्श करा के देखूंगा तो विक्षेप आएगा, और फिर मैं ऐसी स्थिति ज्ञात करूंगा कि शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए। तो ये क्या होगा भाई, डैनियल सेल के लिए क्या होगी, संतुलन लंबाई। इसी तरह मैं लिख सकता हूं, यदि E2 डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल हो, विद्युत वाहक बल हो तथा इसके लिए संतुलन लंबाई, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलन लंबाई L2 हो, तब E2 बराबर क्या होगा, XL2। ये समीकरण 2। अब हमें करना क्या है भाई, दोनों सेल E1 और E2, लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल, इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब अनुपात निकालना है, और अनुपात कैसे निकालते हैं, समीकरण 1 और 2 में भाग दे दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूं कि E1/E2 बराबर, लिख दीजिए, XL1/XL2, X से X कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर L1/L2। तो ये जो सूत्र होगा ये काम में आएगा भाई, अर्थात हम क्या करेंगे, L1 और L2 ज्ञात करेंगे, मतलब लेक्लांसी सेल और डैनियल सेल दोनों के लिए जगह जगह हम क्या ज्ञात करेंगे, संतुलन लंबाई। अब आप कहेंगे सर जगह जगह, देखिए भाई पहले धारा नियंत्रक इसीलिए जोड़ा गया है कि पहले धारा नियंत्रक को एक ऐसी पोजीशन में रखिए कि संतुलन लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दूसरी संतुलन लंबाई ज्ञात करने के लिए धारा नियंत्रक की जो स्लाइडिंग जॉकी होती है ना, उसको थोड़ा सा खिसकाइए, फिर दूसरी संतुलन लंबाई। इसी तरह हम 5 प्रेक्षण लेंगे। मैं बता रहा हूं ना, क्यों ना करके देखते हैं। तो चलिए अब इस पूरा प्रयोग आपको करके दिखाता हूं, और आप बने रहिए, फिर गणना करके भी दिखाऊंगा, और फिर परिणाम, सावधानी, जो कुछ भी होता है पूरी चीज बताऊंगा। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, आप कहेंगे सर इसका मात्रक तो बताया नहीं। अरे मात्रक होगा कैसे, यहाँ भी देखिए E1 और E2 दोनों ही वोल्ट में है, तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए L1 सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, जो भी हो, ऐसे L2 भी सेंटीमीटर या मीटर में होगा, तो दोनों एक जैसे मात्रक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए ये मात्रकहीन होगा। ठीक है, अब इसके परपथ संयोजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राथमिक परपथ अर्थात जो मानक सेल है उनका कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं। तो जो मानक सेल का धन टर्मिनल है, धन सिरा है, धनाग्र को हम विभव मापी के प्रारंभिक बिंदु, जिसको हम A बिंदु कहते हैं, उससे जोड़ते हैं। तो इसका धन टर्मिनल जोड़ दिया A बिंदु से। सेल के ऋण टर्मिनल को एक धारा नियंत्रक से होते हुए, धारा नियंत्रक से जोड़ दिया लोअर टर्मिनल इसके,
धारा नियंत्रक के हायर टर्मिनल को एक की से होते हुए हम विभव मापी के अंतिम बिंदु अर्थात पी सिरे से जोड़ देते हैं। अब क्योंकि हम इस प्रयोग में दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं, हम यहाँ दो सेलों के रूप में लैग्रांज सेल और डैनियल सेल का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैग्रांज सेल का जो परपथ में संयोजन है वो कैसे किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें जितने भी सेल आप प्रयोग कर रहे हैं उन सभी के धन टर्मिनल को ए सिरे से जोड़ा जाता है। तो हम जानते हैं कि लैग्रांज सेल का जो कार्बन की जो छड़ है वो धनात्मक का कार्य करती है, तो इससे संयोजित तार को सीधे सीधे ए सिरे से जोड़ दिया। अब जस्ते की छड़ जो ऋणात्मक का कार्य करती है उसके एक सिरे को टू वे कुंजी के एक सिरे से जोड़ देते हैं। तो इसके एक सिरे को टू वे जो कुंजी जैसा आप देख पा रहे हैं उसके किसी भी एक सिरे से जोड़ देते हैं। जैसे मैंने एक सिरे से जोड़ दिया, इसका संयोजन पूरा हो गया। अब जो डैनियल सेल आप देख पा रहे हैं इसके संयोजन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि डैनियल सेल का जो कॉपर पात्र है, ताम्र पात्र है, वो धनाग्र का कार्य करता है। तो धनाग्र का संयोजन पहले की तरह किससे कर देते हैं, हम ए सिरे से कर देते हैं। जबकि जो जस्ते की छड़ है वो ऋणाग्र का कार्य करती है, तो जस्ते की छड़ से जुड़े हुए तार को हम जो द्विमार्गी कुंजी है उसके दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी के जो द्विमार्गी कुंजी है उसके मध्य बिंदु को, जो ओएनएस बिंदु भी कहलाता है, उसके सिरे को हम एक धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं। तो मध्य बिंदु से हमने एक तार को संयोजित किया, इस तार को हम एक धारा नियंत्रक से संयोजित कर देते हैं। सॉरी, गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर देते हैं और इस धारा मापी का जो दूसरा सिरा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, दूसरे सिरे को एक लंबे तार की सहायता से एक जॉकी से जोड़ दिया जाता है। जॉकी का उपयोग इस परपथ में शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करने के लिए हम विभव मापी के जो तार 10 मीटर का आपको दिखाई दे रहा है उनके ऊपर इसको स्पर्श कराएंगे और जहां शून्य विक्षेप आएगा उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। अब तक जो हमने परपथ तैयार किया था, अब उसकी हम जांच करते हैं, देखते हैं परपथ हमारा सही है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो मानक सेल थे और जो कुंजी थी उसमें प्लग लगाइए तथा साथ में किसी एक, जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये जो वायर है वो लैग्रांज से सेल आ रहा है, लैग्रांज से सेल के थ्रू आ रहा है। तो अब अगर मैं इस की को यहाँ लगाऊंगा तो इसका मतलब जो ये ऋण सिरा है, धनात्मक ऋण सिरा है लैग्रांज से सेल का, वो मध्य बिंदु से संयोजित हो जाएगा और इस समय जो डैनियल सेल है वो परपथ में काम नहीं आ रहा है। तो अब हम इस जॉकी को विभव मापी के प्रारंभिक सिरे से लगाते हैं और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कहाँ आता है। तो जैसे ही मैंने प्रारंभिक सिरे से लगाया, हमने देखा कि विक्षेप दाईं ओर है। अब जॉकी को अंतिम सिरे अर्थात बी सिरे से लगाइए। अगर बी सिरे से लगाने पर विक्षेप विपरीत दिशा में आए तो हमारा परपथ सही है। जैसा हम देख रहे हैं कि बी सिरे से लगाने पर विक्षेप बाईं ओर है, ए सिरे से लगाने पर दाईं ओर है, अतः हमारा परपथ सही है। ऐसा भी हो सकता है कि विक्षेप एक ही दिशा में आए, वो उस स्थिति में होगा कि जो मानक सेल के रूप में हम शुष्क सेलों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि इनका विद्युत वाहक बल इन लैग्रांज सेल या डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो विक्षेप है वो गैल्वेनोमीटर में एक ही दिशा में आएगा। वो कब आएगा कि यदि गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा नियंत्रक के द्वारा अगर प्रवाहित धारा का मान कम है, अर्थात इस प्रतिरोध तार की लंबाई बहुत ज्यादा है, अगर स्लाइडिंग जॉकी है
वो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में जो प्रतिरोध तार है वो इतना काम में आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस समय इसके थ्रू जो धारा जा रही है उसका मान क्या होगा, कम। और हो सकता है इस समय जो मानक सेल है इनका विद्युत वाहक बल इस लेग्रांजी सेल की विद्युत वाहक बल से कम हो। तो देखते हैं इस स्थिति में विक्षेप कैसा आता है। प्रारंभिक बिंदु से लगाया, अंतिम बिंदु से लगाया, तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में विक्षेप एक ही दिशा में है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि जो धारा नियंत्रक की स्लाइडिंग चौकी है उसको न्यूनतम प्रतिरोध की स्थिति में रखें। अर्थात न्यूनतम प्रतिरोध की स्थिति में ही जो प्रवाहित धारा है अर्थात मानक सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो लेग्रांजी सेल और डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। और उसी स्थिति में ए बिंदु और बी बिंदु से स्पर्श कराने पर धारा मापी में विक्षेप विपरीत दिशा में आएगा। परीक्षण लेने के लिए सर्वप्रथम इस प्लग को मैं पहले गैप में लगा रहा हूं। पहले गैप में लगाने से अब जो ये वायर आ रहा है वो लेग्रांजी सेल आ रहा है, लेग्रांजी सेल से आ रहा है, इसलिए परपथ में इस समय लेग्रांजी सेल कार्यरत है। चूंकि डैनियल सेल वाला जो गैप है वो खाली है, इसलिए डैनियल सेल इस समय परपथ में कार्य नहीं कर रहा है। तो अब मैं लेग्रांजी सेल के लिए इस परपथ में संतुलित लंबाई का मान ज्ञात करता हूं। इसके लिए चौकी को हाथ में पकड़िए और पहले तार से स्पर्श कराइए। विक्षेप दाईं ओर, दूसरे पर भी दाईं ओर, तीसरे पर भी दाईं ओर है, चतुर्थ पर दाईं ओर, पंचम पर भी दाईं ओर है, छठे तार पर भी दाईं ओर है और सातवें पर देखिए विक्षेप बाईं ओर आ गया है। तो इसका मतलब इसी वायर पर है। तो आगे पीछे इसको खिसकाइए और देखिए संतुलन बिंदु कहाँ है। देखिए और अब ये संतुलन बिंदु आ गया। तो देखिए धारा जो मापी है हमारा गैल्वेनोमीटर है वो शून्य विक्षेप की स्थिति में है। और इस पाठ्यांक को ज्ञात करने के लिए देखिए स्केल पर कौन से नंबर का तार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर का तार है, इसलिए 7 से 1 घटाइए 6 में 100 का गुणा कीजिए 600। क्योंकि 7 विषम नंबर का तार है इसलिए ऊपर वाला स्केल काम में आएगा। और इस जॉकी की सीध देखिए कहाँ आ रहा है, 29 नंबर पर। इसका मतलब ये टोटल रीडिंग हो जाएगी 629 सेंटीमीटर। तो ये जो 629 सेंटीमीटर है वो लेग्रांजी सेल के लिए संतुलित लंबाई का मान है। अब डैनियल सेल के लिए संतुलित लंबाई हम क्या करेंगे, तो इस की को पहले गैप से निकालिए और दूसरे गैप में लगाइए। तो इस समय डैनियल सेल कार्य करेगा और इसके लिए उसी तरह से हम संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। तो पहले तार से स्पर्श कराने पर विक्षेप दाईं ओर, दूसरे पर भी दाईं ओर, तीसरे पर भी दाईं ओर, चतुर्थ पर भी दाईं ओर, पांचवें पर और ये छठा तार है। देखिए इस पर विक्षेप दूसरी दिशा में अर्थात बाईं ओर आ रहा है, जिसका मतलब इसी तार पर विक्षेप आएगा। तो देखिए हाँ, तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति अब प्राप्त हो गई है। तो देखिए इसका मान जैसा आप धारा मापी में देख रहे हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में, लगभग शून्य विक्षेप की स्थिति में। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन से नंबर का तार है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का है। 5 से 1 घटाइए, उसका 100 से गुणा कीजिए अर्थात 400। क्योंकि विषम संख्या वाला तार है इसलिए ऊपर वाला स्केल काम में आएगा। तो रीडिंग हो जाएगी कितनी, 488। 1 2 3 4, 5वां नंबर का तार है, क्योंकि 1 घटाया और 100 से गुणा किए 400। 5वें नंबर का तार है, ऊपर वाला स्केल काम में आएगा इसलिए 488। तो डैनियल सेल के लिए जो संतुलित लंबाई का मान जो प्राप्त हुआ है वो 488 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक से धारा का मान परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए जो धारा नियंत्रक की स्लाइडिंग चौकी है उसको मैं थोड़ा सा खिसकाता हूं, ठीक है, और उन्हें इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। इसके लिए जो हमारी प्लग है उसको निकालकर पुनः पहले गैप में लगाते हैं, जिससे लेग्रांजी सेल परपथ में कार्य करने लगता है। और पुनः हम लेग्रांजी सेल के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार देखते हैं अब संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है। देखिए विक्षेप दाईं ओर, दूसरी पर भी दाईं ओर, तीसरी पर दाईं ओर,
इसी तरह देखते जाइए। और यहां देखिए, तो इसका मतलब इस तार और इस तार के मध्य में है कहीं, तो देखते हैं कहां है ये। देखिए इस जगह पर हमें संतुलित लंबाई प्राप्त हुई है। धारा मापी में देखिए शून्य विक्षेप की स्थिति है और इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए तार नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वें तार पर है, इसलिए 9 से 1 घटाइए और उसका 100 से गुणा कीजिए, 800। क्योंकि 9वें नंबर का तार है इसलिए ऊपर वाला स्केल काम में आएगा। तो इस समय जो रीडिंग होगी वो 806 सेंटीमीटर है। तो 806 सेंटीमीटर इस समय लेक्लांस सेल के लिए संतुलित लंबाई का मान है। अब उन्हें मैं इस प्लग को निकाल के दूसरे गैप में लगा रहा हूं, तो इस समय डैनियल सेल परपथ में कार्य करेगा और उसके लिए संतुलित लंबाई हम याद करते हैं। देखिए देखिए और इस समय जो संतुलित लंबाई आ रही है वो अब शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई है। तो देखते हैं, देखिए हाँ, इस जगह शून्य विक्षेप की स्थिति आई है भाई। तो देखिए अब इसका मान ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7वां तार है, तो 1 घटाइए 600 हो जाएंगे। क्योंकि विषम संख्या वाला तार है इसलिए ऊपर वाला स्केल काम में आएगा। तो ये 631 सेंटीमीटर है जो इस स्थिति में डैनियल सेल की संतुलित लंबाई को व्यक्त कर रहा है। तो तीसरा परीक्षण लेने के लिए कोने में धारा नियंत्रक की जो स्लाइडिंग चौकी है उसको और खिसकाता हूं, जिससे धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा। और अब इस कुंजी को कोने में इस पहले गैप में लगा देता हूं और इस समय जो परपथ में कार्यरत है लेक्लांस सेल उसके लिए संतुलित लंबाई उसी प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात करते हैं। दाईं ओर, तीसरे पर दाईं ओर, चौथे पे दाईं ओर, 5वें पर भी दाईं ओर है, 6ठे पर भी दाईं ओर है विक्षेप, 7वें पर देख रहे हैं और 8वें पर भी देखते हैं और ये 9वें तार पर विक्षेप अब देखते हैं। देखिए शून्य विक्षेप की स्थिति हाँ अब आई है। तो शून्य विक्षेप गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है, तो इसका जो मान ज्ञात करते हैं इसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां तार है, 9 में से घटाइए 100 से गुणा करिए तो 800 हो जाएगा। और ऊपर वाला तार इस समय प्रयुक्त होगा, तो क्योंकि 68 दिखा रहा है इसलिए टोटल रीडिंग हो जाएगी 868 सेंटीमीटर, जो लेक्लांस सेल के लिए संतुलित लंबाई का मान है। उन्हें अब मैं प्लग को निकालकर दूसरे गैप में लगा देता हूं, जिससे डैनियल सेल परपथ में कार्य करेगा और उसके लिए फिर संतुलित लंबाई उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम ज्ञात करते हैं। देखिए इस वायर और इस वायर के मध्य, चूंकि इस पर विक्षेप दाईं ओर है और इस वायर पर विक्षेप बाईं ओर है, तो सीधी सी बात है इन दोनों तारों के मध्य शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं होगी। तो अब देखते हैं क्या है शून्य विक्षेप की स्थिति। तो इस पर स्लाइड कीजिए इसको और अब देखिए, तो यहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दिखा रहा है। तो इस शून्य विक्षेप की स्थिति को अब मैं नोट करता हूं। तो देखिए तार नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वां नंबर है, इसलिए 7 से 1 घटाइए 600 हो जाएंगे और क्योंकि ऊपर वाला तार है इसलिए 660। तो इसके लिए जो इस समय जो प्राप्त हुई है 660 सेंटीमीटर। इसी तरह इस प्रक्रिया को हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि हमें इस प्रयोग में 5 प्रेक्षण लेने, 3 प्रेक्षण हम ले चुके हैं, चौथा प्रेक्षण लेने के लिए पुनः हम धारा नियंत्रक की सहायता से
धारा का मान परिवर्तित करेंगे, जो कि स्लाइडिंग चौकी को खिसकाकर किया जा सकता है आसानी से। फिर इस गैप में से कुंजी को निकालिए, पहले गैप में लगाइए और लेक्लांसियस सेल के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर इस प्लग को निकालकर दूसरे गैप में लगाइए और डैनियल सेल के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी तरह पांचवा प्रेक्षण भी हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ऑब्जर्वेशन अर्थात प्रेक्षण, तो देखिए पहला है ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, अर्थात मानक सेल के रूप में जो दो शुष्क सेलों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका विद्युत वाहक बल कितना है भाई, 3 वोल्ट है। नंबर 2 ईएमएफ ऑफ लेक्लांसियस सेल, जैसा मैंने आपको बताया था लेक्लांसियस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1.4 वोल्ट होता है। इसी तरह नंबर 3 ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल, अर्थात डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल जो 1.08 वोल्ट होता है। आप ध्यान रखें इनको हम देखिए, अब आप पूछेंगे मानक सेल के रूप में क्या हम लेक्लांसियस सेल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो विद्युत वाहक बल है वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, डैनियल सेल का प्रयोग हम प्राइमरी सेल के रूप में कर सकते हैं, मतलब मानक सेल के रूप में। प्राइमरी सेल तो है ही ये, मानक सेल के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मानक सेल के लिए हम जो पोटेंशियोमीटर पर जो विभव आरोपित करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके वोल्टेज में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, इसका जो विद्युत वाहक बल है लेक्लांसियस सेल का वो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसका प्रयोग मानक सेल के रूप में हम नहीं कर सकते। अब आ जाइए, जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है उसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें पहले कॉलम में क्रम संख्या है, दूसरे में आप देख रहे हैं वैलेंस लेंथ व्हेन सेल E1 अर्थात लेक्लांसियस सेल है वो यूज हो रहा है, अर्थात तार की संतुलन लंबाई जब सेल E1 पर पथ में जुड़ा है, जिसको मैं L1 से व्यक्त कर रहा हूं। दूसरा कॉलम आप देख रहे हैं वैलेंस लेंथ व्हेन सेल E2 डैनियल सेल इज इन द सर्किट, अर्थात तार की संतुलन लंबाई जब सेल E2 अर्थात डैनियल सेल पर पथ में जुड़ा हुआ है उसकी जो संतुलन लंबाई है उसे हम L2 से व्यक्त कर रहे हैं। अगला कॉलम है, इसमें हम दोनों प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं और वो किस सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं, E1/E2 बराबर L1/L2। और लास्ट वाले कॉलम में हम E1/E2 जो निकल के आएगा उसका माध्य लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। तो देखिए जैसा आपको याद है पहला जो प्रेक्षण हमने लिया था उसमें जब लेक्लांसियस सेल परपथ से जुड़ा हुआ था तो उस समय संतुलन लंबाई आई थी 629 सेंटीमीटर, और जब पहले गैप से निकालकर दूसरे गैप में मैंने की को लगाया था, अर्थात जब सेल डैनियल सेल परपथ में प्रयुक्त हो रहा था तो उसके लिए संतुलन लंबाई आई थी 488 सेंटीमीटर। अब इनके लिए हम गणना भी कर सकते हैं। भाई देखिए मैंने नीचे गणना कर भी लिख रखी है आपको समय बचाने के लिए। तो देखिए मैंने पहले पांचों प्रेक्षणों को लिख दिया है। दूसरा फिर हमने धारा नियंत्रक को परिवर्तित किया था और तब संतुलन लंबाई आई थी 806 और 631 क्रमिक रूप से। फिर तीसरे प्रेक्षण में लेक्लांसियस सेल के लिए संतुलन लंबाई 868 सेंटीमीटर पर आई थी, जबकि डैनियल सेल के लिए 660 सेंटीमीटर पर संतुलन लंबाई आई थी। चौथे और पांचवें जो प्रेक्षण हैं इनकी मैंने स्वयं निकाली थी, समय बचाने के लिए मैंने आपको निकाल के नहीं बताई थी। तो लेक्लांसियस सेल के लिए संतुलन लंबाई 894 और डैनियल सेल के लिए 687 सेंटीमीटर प्राप्त हुई थी। इसी तरह अगला और अंतिम जो प्रेक्षण था उसमें लेक्लांसियस सेल के लिए संतुलन लंबाई 935 सेंटीमीटर पर, जबकि डैनियल सेल के लिए 719 सेंटीमीटर पर संतुलन लंबाई प्राप्त हुई थी। तो अब इन प्रेक्षणों के लिए हम गणनाएं करते हैं और समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही लिखकर तैयार करके रख रखा है। तो देखिए फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थात जो पहला सेट हमने लिया था ऑब्जर्वेशन का प्रेक्षण का, उनके लिए अगर मैं E1 E2 का मान निकालूं तो वो कैसे निकालेंगे, L1/L2 अर्थात लेक्लांसियस सेल की संतुलन लंबाई में हम डैनियल सेल के लिए जो संतुलन लंबाई प्राप्त हुई थी उसका भाग करेंगे। तो देखिए पहले प्रेक्षण में 629 लेक्लांसियस सेल के लिए संतुलन लंबाई थी, जबकि डैनियल सेल के लिए 488। तो 629 को मैं 488 से डिवाइड कर दूं तो देखिए इसमें आपको मैं चलो यहाँ रख लेता हूँ सुविधा के लिए। देखिए 629 और भाग 488, तो देखिए इसके लिए प्राप्त हुआ है 1.28 और 1.28 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब चूंकि ये मात्रकहीन है तो इसलिए कुछ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे सेट के लिए जो संतुलन लंबाई है वो क्रम से 806 और 631 हैं, इसलिए 806/631 अर्थात अब देखिए इसको निकाल के देख लेते हैं। 806
डिवाइडेड बाई 631 इक्वल टू 1.277, अर्थात ये भी 1.28 ही प्राप्त हुई है। ठीक है, इसी तरह तीसरे के लिए आप देख रहे हैं 868/660 मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखिए 868 डिवाइडेड बाई 660 दैट इज इक्वल टू 1.31। तो अब की बार प्राप्त हुआ है 1.31। इसी तरह आप देखिए चौथे सेट के लिए क्या है, 894 भाग 687 और ये प्राप्त हुआ है 1.30। और अब देखिए अंतिम जो प्रेक्षण है उसके लिए 935 में भाग देना पड़ेगा 719 को और वो प्राप्त हो रहा है 1.30। तो इस तरह से ये पांचों प्रेक्षणों के लिए जो दोनों प्राथमिक सेल थे उनके E1 और E2 अर्थात विद्युत वाहक बलों का अनुपात मुझे प्राप्त हो गया है। अब इनका माध्य निकालेंगे और माध्य निकालने के लिए जो आए भाई देख इनको भी मैं लिख देता हूँ 1.28 और इसमें प्राप्त हुआ था 1.28, इसके लिए क्या प्राप्त हुआ है 1.31, इसके लिए भी 1.30 है और इसके लिए 1.30। तो मैं इन सब का माध्य निकालूंगा तो पाँचों को जोड़कर 5 का भाग दे देते हैं। तो 1.28 प्लस 1.28 प्लस 1.31 प्लस 1.30 प्लस 1.30 और इनको जोड़कर 5 का भाग दे देते हैं। तो देखिए पाँचों को जोड़ते हैं आपके सामने 1.28 प्लस 1.28 प्लस 1.31 प्लस अब ये 2.6 जोड़ देता हूँ 2. तो ये 6.47 हुआ और 6.47 में 5 का भाग देंगे तो देखिए डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1.294। तो वो लगभग प्राप्त हुआ है 1.29। ठीक है, तो एवरेज जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है भाई 1.29 के लगभग। अब आप जानना चाहेंगे कि सर होना कितना चाहिए, तो आप देखिए भाई यहाँ आपको लिखा हुआ है कि लेक्लांस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1.4 के लगभग होता है और डेनियल सेल का होता है 1.08। तो क्यों ना आप 1.4 में 1.08 का भाग देकर देख लीजिए, इतना ही आना चाहिए उसके लगभग। तो देखिए भाई, तो देखिए 1.4 को भाग कर लीजिए 1.08 से और कितना आना चाहिए 1.296, इतना अर्थात 1.3 के लगभग आना चाहिए और हमारा कितना आया है 1.3 के लगभग ही आया है। इसका मतलब हमने जो निकाला है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो आप इससे संतुष्ट हो गए होंगे। अब भाई रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, सॉरी मैंने ये रिजल्ट के स्थान पर ये माध्य लिख दिया था, आप माध्य यहाँ लिखें और रिजल्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे कि दिए गए जो सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है 1.29 प्राप्त होता है। ठीक है, जल्दी में समय बचाने के चक्कर में मैंने माध्य तो यहाँ छोड़ दिया और इवन जहाँ रिजल्ट था उस जगह इसको लिख दिया। ठीक है, इसका मुझे खेद है। अब देखिए अंत में आपको सावधानी भी लिखनी पड़ती है, तो इस प्रयोग में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेंगी वो भी मैंने आपको लिख दिया है। द कनेक्शन शुड बी क्लियर, करेक्ट एंड टाइट। जो भी आप कनेक्शन करते हैं वो एकदम से स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए और टाइट होने चाहिए। अगर कनेक्शन लूज होगा तो पाठ्यांक में त्रुटि आएगी। प्लग्स शुड बी इंसर्टेड इन द कीज ओनली व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर टू बी टेकन। आप उसी समय जो भी की हैं, चाहे 2 वे की है चाहे 1 वे की है, मानक सेल के लिए जो की इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों सेलों को जोड़ने के लिए जो 2 वे की है उनको जोड़ने के लिए जो की इस्तेमाल हो रही है, उनको जब प्रेक्षण लेते हैं उसी समय की लगाएं। अन्यथा अगर लगातार धारा उस परपथ में प्रवाहित होती रहेगी तो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, जो यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है, वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और उस गर्म करने से उसकी जो प्रतिरोधकता है वो परिवर्तित हो जाती है, मतलब उसका प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए पाठ्यांक सही नहीं आएंगे। इसके अलावा आप जानते भी हैं कि लेक्लांस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके कारण भी उसकी जो विद्युत वाहक बल है उसमें भी परिवर्तन आता जाता है। अगला सावधानी आपको क्या रखनी है भाई, द पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द सेम एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल आप प्रयोग कर रहे हैं उन सभी के जो धन सिरे हैं उनको ए सिरे से जोड़िए।